तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गोंडवाना रियासत के बारे में। सबसे पहला हमने देखा है इसका परिचय, इसका ऐतिहासिक संदर्भ और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख शासक और बाकी अन्य चीज़ें, इनकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसका परिचय। तो गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली मध्य भारत की विशाल जनजाति समुदाय है। अर्थात सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो जाति है वह गोंड जनजाति रही है। गौरवपूर्ण इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपूर्ण यह जनजाति मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगला है ऐतिहासिक संदर्भ। गोंड के विषय में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, किंतु गोंड की प्राचीनता को सभी ने स्वीकार किया है। आइए देखते हैं इसका निवास स्थान। रामायण काल से वर्णित दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः गोंड जनजाति का ही निवास स्थान माना जाता है। इसकी जानकारी में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। गोंड वंश की राजधानी सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख रामनगर के संस्कृत लेख में मिलता है। दूसरा है जिसमें यादव राज से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का उल्लेख किया गया है। तीसरा है जिसका उत्कीर्णन सन 1667 ईस्वी में गड़ा शासक हृदय शाह ने करवाया था। अगला है गड़ा राज्य या गोंड वंश की स्थापना। दोस्तों, इसकी स्थापना देखते हैं। इसके संस्थापक हैं गड़ा राज्य की स्थापना गोदावरी नदी के पास सेहल गांव निवासी जोध सिंह पटेल के पुत्र यादव राव ने 1328 से 1440 ईस्वी के मध्य स्थिर अंधकार युग में की थी। इसकी अन्य जानकारी है गड़ा वंश के संस्थापक के रूप में यादव राय की पुष्टि रामनगर शिलालेख और गणेश नृपवर्णन के उल्लेख से होती है। अगला है इसके प्रमुख शासक। इसी वंश में पुलत्स्य वंशी संग्राम शाह जैसे प्रतापी शासक हुए। वही इसी साम्राज्य में वीरांगना रानी दुर्गावती भी हुई। इसके प्रमुख शासक हम देखते हैं। सबसे पहला शासक है यादव राव। इसकी अवधि है 1328 से 1440 ईस्वी तक। आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहला है गोंड वंश की स्थापना यादव राव ने की थी। दूसरा है जिसका जन्म गोदावरी नदी के तट पर स्थित सेहल गांव में हुआ था। तीसरा है इनके पिता का नाम जोध सिंह पटेल था। चौथा है प्रारंभिक जीवन में यादव राय ने लाजी जो कि बालाघाट के हैय वंशी शासक के यहाँ नौकरी प्रारंभ की। तत्पश्चात मां नर्मदा की प्रेरणा से दमोह के शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह कर कालांतर में गड़ा वंश की स्थापना की। अकबरनामा के अनुसार यादव राव का उत्तराधिकारी खरजी हुआ। इसके बाद क्रमशः गौरक्षक दास, सुखदास, अर्जुन दास, संग्राम सिंह उत्तराधिकारी इसके हुए। वहीं इसका दूसरा शासक था खरजी जो 1440 से 1460 लगभग 20 वर्षों तक राजा रहा। इसके बारे में देखते हैं। अकबरनामा के अनुसार खरजी लगभग 1440 ईस्वी में शासक बना, जो कि अपनी योग्यता व चालाकी से प्रदेश के अन्य शासकों से पेशकश वसूल किया करता था। इस प्रकार उसने एक संगठित सेना एकत्रित कर गणराज्य के उत्कर्ष में योगदान दिया। खरजी ने लगभग 1460 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात गौरक्षक गद्दी पर बैठा। इसने गड़ा में शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला शासक आता है गौरक्षक दास, जो कि 1460 से 1480 तक राजा रहा। इसी के समय में 1467 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद शाह के सैन्य अधिकारी ने किला अमरेल के बागी शासक रायचीता को पराजित किया।
इसी घटना का उल्लेख शिहाब हकीम ने अपनी पुस्तक मासिर महमूद शाही में किया। अगला शासक है सुखन दास या संगीन दास, जो कि 1480 से 1500 तक राजगद्दी पर बैठा। इसने सर्वप्रथम सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए 500 घुड़सवार तथा 60,000 की पैदल सेना का गठन किया। साथ ही विचित्र जाति समुदायों के सहयोग से राज्य को स्थापित तथा सुदृढ़ बनाया। वहीं पड़ोसी राज्यों से भी अच्छे संबंध स्थापित किए। लगभग 1500 ईस्वी में संगीन दास का शासन समाप्त हुआ तथा उसका उत्तराधिकारी अर्जुन राय गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों अगला शासक आता है अर्जुन दास, जो कि 1500 से 1510 लगभग 10 वर्ष तक राजगद्दी पर बैठा। अगला है लगभग 1500 ईस्वी के आसपास अर्जुन दास गद्दी पर बैठा। अकबरनामा के अनुसार राज्यारोहण के समय उसकी आयु 40 वर्ष थी और राज्यारोहण के तुरंत बाद उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र आमन दास अर्थात आमन दास के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसका उल्लेख ठर्कका दमोह के 2 सती लेखों में भी मिलता है। अर्जुन दास के समय में गुरु नानक देव जी देशाटन करते हुए गड़ा राज्य में आए, जिसका उल्लेख सिख धर्म ग्रंथ सूरज प्रकाश में मिलता है। वह इस यात्रा के दौरान अमरकंटक, गड़ा, उज्जैन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बालाघाट से गुजरे। इसलिए आज भी इन स्थानों पर गुरुद्वारों के अवशेष हैं। इसी कालक्रम में जैन संत स्वामी तरण तारण्य का अभ्युदय हुआ, जो बिल्हारी जबलपुर में जन्मे थे। आइए अगला शासक है आमन दास अर्थात संग्राम सिंह, जो 1510 से 1543 तक राजगद्दी पर बैठा। इसका परिचय देखते हैं। शासक ठर्रका, जो कि दमोह के 2 सती लेखों के आधार पर निश्चित हुआ कि आमन दास लगभग 1510 से 13 ईस्वी के मध्य सिंहासन पर बैठा। इसकी उपाधि थी। सिंहासन रूढ़ होने के उपरांत आमन दास ने महाराजा श्री राजा आमन दास देव की पदवी धारण की। साम्राज्य विस्तार। संग्राम शाह ने एक छोटी सी जागीर के स्वामित्व से आरंभ करके अपने रण कौशल से 52 गढ़ों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की न केवल कृपा प्राप्त की, अपितु अपने राज्यों को भी सुरक्षित रखा। वहीं उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह को सहायता प्रदान कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उत्तर पूर्व में बघेल शासक वीर सिंह देव के साथ उसके संबंध हमेशा मधुर बने रहे। अगला है स्थापत्य में योगदान। आमन दास का स्थापत्य में योगदान देखते हैं। दुर्गों का निर्माण, जिसमें संग्राम शाह ने स्थापत्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए दुर्गों का निर्माण कराया। उसने चौरागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। दूसरा है सिक्कों का प्रचलन, जिसमें संग्राम शाह ने सोने के सिक्के चलाए, जो लंदन म्यूजियम और कोलकाता म्यूजियम में संग्रहित है। अगला है मदन महल। संग्राम शाह ने गड़ा के निकट मदन महल नामक भवन का निर्माण कराया। बाजना मठ, साथ ही गड़ा के निकट संग्राम सागर नामक सरोवर निर्मित कर बाजना मठ स्थापित करवाया। दोस्तों अगला शासक देखते हैं दलपत शाह।
जो कि संग्राम शाह के पुत्र थे। इनका समय रहा है 1543 से 1550 तक। आइए इनका देखते हैं परिचय। सिंहासन रूढ़ संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र दलपति शाह सिंहासन रूढ़ हुआ। उपाधि थी। जबलपुर से प्राप्त ताम्रपत्र के अनुसार उसने राज्यारोहण के पश्चात श्री महाराजाधिराज श्री राजा की उपाधि धारण की। इसकी राजधानी दलपत शाह ने राज्यारोहण के पश्चात अपनी राजधानी गढ़ा से जबलपुर दमोह मार्ग पर व्यवस्थित संग्रामपुर ग्राम के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित सिंगौरगढ़ किले में स्थानांतरित की। इनका विवाह दलपति शाह का विवाह चंदेल वंश की कन्या दुर्गावती से हुआ था। इनका निधन सन 1548 ईस्वी में जब वीर नारायण 5 वर्ष का था, दलपति शाह की मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख विशेषताएं। राजनीतिक कुशलता। गढ़ा राज्य के पूर्व में बघेल वंश के शासक रामचंद्र के साथ दलपति शाह के मधुर संबंध थे। साथ ही चंदेलों के साथ भी वैचारिक समरसता थी। सैन्य कूटनीतिज्ञ। दलपति शाह ने गणराज्य के अधीन प्रतापगढ़ पंडरिया के विद्रोही जमींदार लोधी को आधिपत्य अपदस्थ कर 1546 ईस्वी में एक राजगोंड श्यामचंद्र को पंडरिया की जिम्मेदारी प्रदान की। इसका प्रमुख अधिकारी दलपत शाह के आधार कायस्थ को सचिव नियुक्त किया, जो दुर्गावती का प्रधानमंत्री बना था। विद्वानों का संरक्षण। महेश ठाकुर इसके समय का प्रमुख संस्कृत विद्वान था। इसकी प्रमुख कृति तत्वचिंतामणि थी। अगला है रानी दुर्गावती, जो गोंड साम्राज्य की प्रमुख शासिका रही। 1550 से 1564 ईस्वी में इनका साम्राज्य इस समय तक रहा। इनका परिचय देखते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर किले में 5 अक्टूबर 1524 संवत 1446 अश्विन सुदी अष्टमी में हुआ था। 1542 में गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ इनका विवाह हुआ। दलपत शाह के अचानक मौत के कारण 5 वर्षीय वीर नारायण को राजा घोषित किया गया और वीर नारायण की तरफ से रानी दुर्गावती ने शासन प्रबंध संभाला। रानी दुर्गावती के काल को गोंडवाना का स्वर्णिम युग कहा गया है। रानी दुर्गावती के समय के गोंडवाना क्षेत्र की समृद्धि की प्रशंसा अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में की है। रानी दुर्गावती और उसका राज्य। आइए देखते हैं इनका शासनकाल कितना समय था। रानी दुर्गावती ने 1550 से 1564 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। राजधानी। रानी दुर्गावती की राजधानी सिंगौरगढ़ थी। इनका प्रमुख गढ़ था सिंगौरगढ़ के अतिरिक्त मदन महल का किला और नरसिंहपुर का चौरागढ़ का किला रानी दुर्गावती के राज्य के प्रमुख गढ़ों में से एक थे। राज्य का विस्तार। रानी का राज्य वर्तमान के जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला था। राज्य का प्रमुख केंद्र। रानी के शासन का मुख्य केंद्र वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र था, जो कि इसके प्रमुख अधिकारी देखें तो अपने 2 मुख्य सलाहकारों और सेनापतियों आधार सिंह कायस्थ और मान सिंह ठाकुर की सहायता से राज्य को सफलतापूर्वक चला रही थी। आइए प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। प्रमुख विशेषताएं हैं। रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में कई मंदिर, इमारतें और तालाब बनवाए, जैसे जबलपुर का रानी ताल, जो रानी दुर्गावती ने अपने नाम पर ही बनवाया था। अगला है, उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चैरी ताल और दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल
बनवाया था। अगला है, रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में जात पात से दूर रहकर सभी को समान अधिकार दिए। उनके शासनकाल में गोंड राजपूत और कई मुस्लिम सेनापति भी पदों पर आसीन थे। रानी दुर्गावती ने बल्लभ संप्रदाय के स्वामी विट्ठलनाथ का स्वागत किया। अगला है, दुर्गावती के काल में उन पर 3 आक्रमण हुए। मियामा अफगानों का, दूसरा बाज बहादुर का जो मालवा का शासक था, और तीसरा मणिकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खां का। अगला है, रानी दुर्गावती और बाज बहादुर। शेर शाह सूरी के कालिंजर के दुर्ग में मरने के बाद मालवा पर शुजात खान का अधिकार हो गया, जिसे उसके बेटे बाज बहादुर ने सफलतापूर्वक आगे